प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 8 में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। चैप्टर 9 में हम त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो त्रिकोणमिति है उसका हमारा दैनिक जीवन में क्या संबंध है, त्रिकोणमिति की एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है हम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में कर सकते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर 9 में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति एक बहुत प्राचीन समय से प्रयोग किया जाने वाला विषय है, या फिर ये कहें कि त्रिकोणमिति जो गणित की शाखा है बहुत प्राचीन समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है। शुरुआत में इसका जो प्रयोग है खगोल शास्त्रियों ने किया। त्रिकोणमिति का प्रयोग ग्रहों और तारों की दूरियों का परकलन या फिर दूरी की गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा उपयोग भूगोल में और नौचालन में भी किया जाता है। त्रिकोणमिति के प्रयोग से ही मानचित्र बनाए जाते हैं और देशांतर और अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है, ताकि किसी द्वीप की स्थिति का सही अंदाजा लगाया जा सके, या उस द्वीप की जो स्थिति है, किसी स्थान की जो स्थिति है, उसका निर्धारण किया जा सके। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वेक्षक सैकड़ों वर्षों से त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है अपने अध्ययनों और सर्वेक्षणों में करते रहे हैं। 19वीं शताब्दी की वृहत त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ब्रितानी भारत की एक ऐसी विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी। 19वीं शताब्दी में बृहत त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ब्रितानी भारत की एक ऐसी विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी जिसके लिए 2 वृहत्तम थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। वृहत्तम मतलब बहुत बड़े बड़े थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। 1852 में सर्वेक्षण करने के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज की गई थी, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 केंद्रों से इस पर्वत का सर्वेक्षण किया गया था। यानी कि पर्वत से 160 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से अलग अलग 6 बिंदुओं से, अलग अलग 6 केंद्रों से इसका सर्वेक्षण किया गया था। 1856 में इस शिखर का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? इन्होंने सबसे पहले विशाल थियोडोलाइट को अधिकृत किया था, इसका प्रयोग किया था। इस सर्वेक्षण में जो थियोडोलाइट प्रयोग किया गया था वो अब कहां पे रखा गया है? देहरादून में है। कहां पे है? देहरादून में उसको रखा गया है और देहरादून के संग्रहालय में उसको, सर्वेक्षण संग्रहालय में उसको रखा गया है, ताकि उसको आम जनता भी देख सके। ये वो थियोडोलाइट है
ये वो सर्वेक्षण यंत्र है जिसका प्रयोग सर्वेक्षणों में किया जाता है। और ये जो थियोडोलाइट यंत्र है ये त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। इसका जो प्रयोग है कोणों के मापन में किया जाता है। प्यारे बच्चों, हम अपने इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का प्रयोग किस तरह से ऊंचाइयों और दूरियों के मापन में किया जाता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। किस तरह से कि हम किस तरह से त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ऊंचाइयों और दूरियों की गणना कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चित्र को देखें जिसमें हमें एक मीनार नजर आ रही है और एक व्यक्ति इस मीनार के शिखर को देख रहा है। एक व्यक्ति इस मीनार के शिखर को देख रहा है। प्यारे बच्चों, अब आप इसमें देखेंगे कि उस व्यक्ति की जो आंख है, उस व्यक्ति की जो आंख है जहां पे, उस जगह से शिखर तक जिसको वह देख रहा है इसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। इसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा, यानी कि यहाँ पे उसकी आंख है तो वो इस तरह से इसको शिखर को देख रहा है, तो ये हमारे पास दृष्टि रेखा, इसको हम दृष्टि रेखा कहेंगे। अब आप देखेंगे उसकी आंख से एक अक्षैतिज स्तर, हॉरिजॉन्टल स्तर लिया हमने, ये वाला, ये, और जहां से उसकी आंख से और मीनार के शिखर के बीच में कोण बना, इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर 9 में जितने भी प्रश्न हैं उनको समझने के लिए दो विशेष टर्म है। उनमें से एक है उन्नयन कोण। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा चित्र था जिसमें एक व्यक्ति एक मीनार के शिखर को देख रहा है, उसको हमने गणितीय रूप में इधर लिखा है। तो आप देखेंगे कि उन्नयन कोण किस तरह से बनता है। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कौन सी होगी? व्यक्ति आंख से और जिस बिंदु को वो देख रहा है, शिखर को देख रहा है या कहीं और जहां भी वो देख रहा है, उसकी आंख से और वहां तक की जो रेखा है वो दृष्टि रेखा है। और उसकी आंख से अक्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा और अक्षैतिज स्तर, इनके बीच में जो कोण बना है इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये होगा हमारे पास उन्नयन कोण। प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि जो उन्नयन कोण होगा वो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तब बनेगा। यानी कि जो जिस बिंदु को या जिस जगह को हम देख रहे हैं वो आंख के स्तर से ऊपर होगा,
आंख के स्तर से ऊपर होगा। तो इस तरह से अक्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। तो इस आकृति में अगर हम देखें, छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC को दृष्टि रेखा कहा जाता है। इसके बारे में हमने बात की अभी। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और अक्षैतिज रेखा से बने कोण BAC को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहा जाता है। उन्नयन कोण इंग्लिश में इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण कब बनता है? जब जो कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को देखता है और वो ऑब्जेक्ट को आंख के स्तर से ऊपर की तरफ देखता है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, जब हम उन्नयन कोण की बात करते हैं तो उन्नयन कोण अक्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में तो होगा, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जिस केंद्र को या जिस वस्तु को या जिस स्थान को देखा जा रहा है वो अक्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। वो अक्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से इस चित्र में आपको नजर आ रहा है कि एक लड़की है और वो एक पतंग को देख रही है। तो आप देखेंगे उसकी आंख से और उस पतंग के बीच में जो काल्पनिक रेखा है इसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और उसकी आंख से जो अक्षैतिज स्तर है ये, और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा ये क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। अब आप देखो, इसमें ध्यान से अगर आप देखें कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस वस्तु को देखा जा रहा है, वो उन्नयन कोण के केस में जिस वस्तु को देखा जा रहा है वो अक्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें एक लड़की जो कि बालकनी में खड़ी है, यहां पे वो जमीन पर किसी वस्तु को देख रही है, जमीन पे पड़ी फुटबॉल को देख रही है। तो जिस वस्तु को देख रखी है और उसके आंख के बीच में जो काल्पनिक रेखा है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये हमारे पास दृष्टि रेखा होगी। ठीक इसी प्रकार उसकी आंख से भूमि के समांतर जो रेखा है वो अक्षैतिज स्तर हो गया। तो दृष्टि रेखा और आंख के बीच में जो कोण बन रहा है, अब की बार इस केस के लिए उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अब बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो उन्नयन कोण के केस में क्या हुआ? अक्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, इनके बीच में जो कोण है, अब की बार केस क्या है कि जिस वस्तु को, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस केंद्र को देखा जा रहा है वो अक्षैतिज स्तर से नीचे है। तो
कंक्लूजन ये है, चैप्टर 9 के लिए जो बेसिक है उसका कंक्लूजन ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है इंपॉर्टेंट। एक तो है उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। उन्नयन कोण अक्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में वो कोण होगा जब व्यक्ति जिस वस्तु को देख रहा है, व्यक्ति जिस वस्तु को देख रहा है वो ऊपर की तरफ है, अक्षैतिज स्तर से ऊपर की तरफ है। और अवनमन कोण कब बन रहा है? अक्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में अवनमन कोण कब बन रहा है? जब व्यक्ति जिस वस्तु को देख रहा है वो अक्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ है। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, यही इस एक्सरसाइज का बेसिक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है इन्हीं दो बातों के आसपास घूम रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप एक और एग्जाम्पल लें तो आप देखेंगे, अगर इस चित्र को आप देखें कि यहाँ पे एक लड़की है जो बालकनी में बैठी है और वो मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। तो आप देखेंगे कि उसके आंख से जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है तो उसको हमने दृष्टि रेखा का निर्माण किया। अब दृष्टि रेखा का जब निर्माण हमने किया तो आप इसमें देखेंगे कि ये हमारे पास दृष्टि रेखा होगी और उसकी आंख का अक्षैतिज स्तर ये होगा इसके समांतर। अब आप इसको कंप्लीट करें तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये हमारा अवनमन कोण है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं होगी और ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये एकांतर कोण होंगे। तो ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। तो प्यारे बच्चों, दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसे ये हमारा अवनमन कोण है, ये क्षैतिज स्तर है, ये इसके समांतर है। इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये तिर्यक रेखा होगी, ये समांतर रेखा होगी। तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। तो ये जो अवनमन कोण मान लो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। किस बेस पे? एकांतर कोण। ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे। तो एकांतर अंतर कोण होंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, दो बेसिक टर्म्स हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अब इनका प्रयोग करके, अब मान लो आपके पास, अब हम ये मान लेते हैं कि आपके पास उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण का आपको पता है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उन्नयन कोण के साथ साथ आपको किन और बातों का पता होना चाहिए जिसके बेस पर आप इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की समस्याएं हमारे पास इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगी 9.1 में। तो अब अगर हम इस आकृति को देखें, इस आकृति को अगर हम देखें तो इसमें हमें कि बिना मापे अगर इस मीनार की ऊंचाई सीढ़ी ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें इसके लिए क्या क्या किस किस चीज की जरूरत होगी। एक तो हमें चाहिए होगी दूरी DE, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि उस व्यक्ति से लेके और मीनार के बीच की दूरी। एक इनके बीच का उन्नयन कोण, एक हमें क्या चाहिएगा, उन्नयन कोण, अक्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में।
और एक छात्र की ऊंचाई। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को हम एक्सरसाइज 9.1 में हल करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी है। तो एक सर्कस का कलाकार है, एक डोर पे चढ़ रहा है और वो डोर कैसी है, 20 मीटर लंबी है और अच्छी तरह से तनी हुई है। और वो कहाँ बंधी हुई है, एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों, इसमें और क्या कहा गया है कि आकृति 9.11 को देखिए। तो ये आकृति दी हुई है उसको। तो शुरू में एक क्वेश्चन में उसने आकृति दे दी है, इसके बाद क्वेश्चंस में आपको आकृति भी खुद ही बनानी है। अब यहां से क्या है सिचुएशन कि ये हमारे पास क्या है, ये एक खंबा है और ये डोर है। ये हमारे पास जो है वो डोर है। ये जो डोर है इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर है। इस पे जो कलाकार है वो चढ़ रहा है। और क्या खास बात है, ये जो खंबे का शिखर है, खंबे का शिखर और जो भूमि स्तर है यानी कि जमीन पे, खंबे के शिखर और जमीन पर डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, खंबे के शिखर से डोर द्वारा भूमि स्तर, ये जमीन है, तो डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो हमें क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई यानी कि हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसमें ये है कि आपको ये जो आकृति है वो अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि आकृति है क्या। उसके बाद आपके पास कौन कौन सी टर्म गिवन है और उसके हिसाब से आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। अब आप यहां पे अगर आप देखें कि हमारे पास हमें खंबे की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको अगर आप चाहें तो h मान सकते हैं, h मीटर। इसके हल की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, माना खंबे की ऊंचाई, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको हमने h मीटर मान लिया, यानी कि हमें h का मान निकालना। और जो डोर है, डोर की लंबाई कितनी दी हुई है, डोर की लंबाई ये दी हुई है 20 मीटर। 20 मीटर। और क्या है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास दे रखा है। यहां से आप चाहो तो h हमारा कोण है AB, तो AB की वैल्यू हमारे पास है h मीटर। ठीक इसी तरह से डोर की लंबाई, डोर क्या है हमारे पास AC, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AC बराबर है 20 मीटर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास हमें h का मान निकालना है। डोर की लंबाई हमारे पास गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है। इस समकोण त्रिभुज में हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करें जिससे कि हम h का मान निकाल सके। अब देखो, थीटा यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, हमारा एंगल 30 डिग्री का यहाँ पे है। इसका मतलब ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास लंब है। तो हमें h का मान ज्ञात करना है।
और यानी कि लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमारे पास दे रखा है, तो लंब और कर्ण के बीच में जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है वो हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, साइन कोस टेंजेंट, ये हम लिख लेते हैं। अब देखो हमें लंब और कर्ण के बीच में, लंब और कर्ण ये रहा, यह है हमारे पास। हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन सी, एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटे में कर्ण, लंब है हमारे पास AB, कर्ण है हमारे पास AC, किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। अब साइन थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा हमने इसको मानना है, या फिर साइन C भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन C लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि हमारा जो कोण C है जिसको हमने थीटा मानना है वो कितना है, 30 डिग्री का है। अब यहां पे देखो AB का मान हमारे पास कितना है, H, AC का मान हमारे पास कितना है, 20, साइन थीटा का मान हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। यहां से H बटे में 20 बराबर है साइन 30 डिग्री, ये होता है हमारे पास 30 पे 1/2। H का मान हमारे पास देखो, हमारे पास गुणा करेंगे तो 2H आर पार गुणा करने पर 2H बराबर है 20, H बराबर है 20 बटे में 2, 10 आ जाएगा हमारे पास। हम कह सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई यह है हमारे पास 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप इसमें अगर एक चीज ध्यान दे तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद ये जो ट्रिक है इसके बेस पे आपको ये देखना है कि कौन सी दो टर्म दी हुई है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अप्लाई करना है उन दोनों टर्म के बीच में। जैसे देखो एक तो हमारे पास H था और एक ये 20 मीटर था, तो इन दोनों से कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध हमें मिलेगा, ताकि हम वो त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो हमने ये क्वेश्चन त्रिकोणमितीय, क्योंकि लंब और कर्ण था हमारे पास, लंब और कर्ण से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने सीखा है, इसकी सहायता से आप प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी गणित विषय में रुचि बनेगी और उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।